ठीक ठाक है कि नहीं। तो काफी टाइम्स के बाद मैं फिर से वापस आ गया हूँ अपने लेक्चर्स को लेकर कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है एग्जाम होना ही होना है, तो हमें भी पढ़ना ही पढ़ना होगा। देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि ये जो मैं सेल डिवीजन का जो लेक्चर शूट कर रहा हूँ, ये मैंने ऊपर लिख रखा है 1, बट बेसिकली ये मैं सेकंड लेक्चर शूट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर शूट कर रखा है सेल डिवीजन का, जिसमें मैंने डायरेक्टली कहानी स्टार्ट की है सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस से, एमाइटोसिस और माइटोसिस से मैंने कहानी स्टार्ट कर रखी है। बट उन चीजों को उनसे और अच्छे से समझने के लिए हमें क्रोमोसोम्स का नॉलेज होना जरूरी है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ और टेंशन ना ले, ये लेक्चर हमारा पहले अपलोड होगा। इतना बोलने का मेरा मतलब ये है कि जब वो लेक्चर आप देखेंगे सेकंड लेक्चर, तो उसमें मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि पहला लेक्चर है तो उसको देख के घबराना नहीं है। पहला ये होगा, वो बेसिकली मैं अपलोड सेकंड बार करूंगा, लेकिन चूंकि वो शूट पहला हो चुका है, ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब तक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं क्रोमोसोम्स है क्या। क्रोमोसोम बेसिकली हमारा ऐसा मैंने बॉडी में हमारा एक ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो हमारे सारे प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई इंसान किस तरीके का दिखेगा, कोई गोरा दिखेगा, काला दिखेगा, लंबा है, नाटा है, किस तरीके के जीन उसमें मौजूद हो सकते, क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपना अपेयरेंस करेगा, तो वो सारा चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का जो यूनिट है जिससे क्रोमोसोम मतलब मिलके बना है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो आपने पढ़ा भी होगा कि जीन इज अ हेरिडेटरी यूनिट, जो बेसिकली क्या करता है, हेरिडेटरी यूनिट है जो कि सारा फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। यही है और कुछ नहीं, आपको इतना ही जानना है क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम बेसिकली हमारे बॉडी में दो तरह का पाया जाता है, एक एलोजोम्स होता है, एक ऑटोजोम्स होता है। देखिए किसी भी ह्यूमन सेल में, हमारा जो ह्यूमन सेल है, तो हमारा हर एक ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, ठीक है। 46 में से टोटल 46 में से 44 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिसको हमने ऑटोजोम्स का कैटेगरी में रखा है, और बाकी 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिसको हमने एलोजोम्स का कैटेगरी में रखा है। अब इसका रीजन ये है कि 46 में से 2 क्रोमोसोम्स सिर्फ ऐसे होते हैं, पेयर्स में बोलेंगे तो 1, नंबर्स में बोलेंगे तो 2, क्लियर है। पेयर्स में बोलेंगे तो 1, नंबर्स में बोलेंगे तो 2। तो 1 पेयर्स ऐसे क्रोमोसोम्स है जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं बेसिकली, यानी कोई ह्यूमन है तो वो मेल होगा, फीमेल होगा, ट्रांसजेंडर होगा, ये इस पर बोला जा सकता है कि उनके अंदर कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर किसी ह्यूमन में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं तो मेल होगा, और अगर डबल X क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो वो फीमेल होगा आपका, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केसेस है दोनों, यही आपको याद रखना है। इसके अलावा 44 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, 44 क्रोमोसोम बोले या फिर 22 पेयर्स बोले, 44 इन नंबर्स, 22 इन पेयर्स। बात क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम, जो कि बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। सोमैटिक सेल्स हमारे वो सेल्स हैं जो स्किन के ऊपर जो नॉर्मली सेल्स आपको देखते हैं वो बेसिकली सोमैटिक सेल्स होते हैं। और ये जो हमारा काम करते हैं, जब कहीं जख्म वगैरह हो, जैसा कट जाता है जिसम को हिस्सा, तो उस हिस्सा को भरने के लिए जब सेल डिवाइड होता है तो बेसिकली वहां पे इन्हीं क्रोमोसोम्स का काम होता है। उस टाइम में यही सारे सेल्स हमारे डिवाइड होते हैं सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स में खास तौर से जो डोमिनेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोजोम्स वाले पार्ट। तो दो चीजें, एक एलोजोम्स हो गया, एक ऑटोजोम्स हो गया, बस इसमें आपको इतना ही बात याद रखना है और कुछ नहीं। तो आप चाहे जिसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले जाए कि नहीं, ऐसे भी आप पढ़िए हो गया ना, लॉकडाउन में हम भी हो गए तो कोई चलिए कोई बात नहीं, चलेगा। तो बेटा ले जाए इसको, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखिए कैसे दिखता है, हो गया, चलो हटाओ। तो एक बात और मेंशन कर दें, यहाँ पे क्या दिन है 26 जनवरी का, तो सारे लोग अपने अपने तरीके से ऐसे दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको नॉइस थोड़ा सा सुनाई दे, तो रिक्वेस्ट करें उस नॉइस को आप थोड़ा सा इग्नोर करें फिलहाल के लिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँ तो किसी तरह का नॉइस ना मिले, ठीक है, क्योंकि आसपास काफी डीजे वगैरह बज रहे हैं, मैं चाह कर उन आवाज़ों को नहीं रोक सकता है ना उनको रोक सकता हूँ। तो फिलहाल हम ही एडजस्ट कर लेते हैं, चलेगा ना, ठीक है। हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का बात करते हैं, जो डिटेल स्ट्रक्चर आपकी किताब में भी दिया है, जो आपसे एग्जाम में बोलता है कि बना के दिखा देगा। तो हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं ना, देखिए हम लोग बनाते हैं एक नागिन, ठीक है, एक पीस नागिन हो जाए, फिर एक और नागिन बनाते हैं लोग, छोड़ो इसलिए एक ही कलर से बना देते हैं इस नागिन को, अलग अलग बनाने का कैसा नागिन गंदा हो हटा दो, हाँ नागिन ठीक है, चलिए, है ना, बहुत ठीक है। 2 नागिन हम बना चुके हैं, हमारा बेसिकली आपका 2 नागिन में यहाँ कहानी खत्म है। अब ये जो नागिन है ये पूरा स्ट्रक्चर आपका दिखता है क्रोमोसोम का। और ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बाहर एक कवर पाया जाता है जो बेसिकली क्रोमोसोम को कवर करता है, जहाँ सिंपल हम बोल सकते हैं
कि वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्रोमोसोम का जो कवर है, या ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम का जो इनवलप है, क्या बोला मैंने, क्रोमोसोम का जो इनवलप है, जो क्रोमोसोम को कवर किए हुए है, उस चर्चा को हम बोलते हैं पेरिकल। क्या बोलते हैं, पेरिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकल। चलेगा इतना सारा बात। चलिए अब बात आता है कि जो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर में एक तरह का गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर में, तो उस गाढ़ा लिक्विड को हम लोग नाम दे दिए हैं मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए तो जो गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका मैट्रिक्स। तो क्रोमोसोम के अंदर में आपको और क्या चीज मिलेगा, आपको एक मिलेगा मैट्रिक्स। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब जब देखिए तो क्रोमोसोम जो है दो लॉन्ग स्ट्रैंड से मिलकर बना है ना। तो जो लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं डीएनए होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा होता है आपका, है ना। तो जब दो डीएनए का दो स्ट्रैंड इस तरीके से आपस में सक्कर ले लेते हैं तो वो हमारा बेसिकली क्रोमोसोम को फॉर्म कर देते हैं। तो हर एक सिंगल स्ट्रैंड को एक नाम दे दिया गया है। इसलिए बोला भी जाता है कि डीएनए आपका कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यही है। और डीएनए ही फर्दर कंडेंस होकर के क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है। कंडेंस मतलब काफी ज्यादा सुपर करके। देखिए एक्चुअल में क्रोमोसोम ऐसा दिखता है हमें, एक्चुअल में जो क्रोमोसोम का सर्कल है वो हमें ऐसा दिखता है, ऐसा। और जब इसको खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये मामला है। चलेगा, चलेगा कि नहीं कर पाऊंगा, चलेगा तो हाँ चलना चाहिए। अब देखिए अगर ऐसा क्रोमोसोम होता है तो आगे किताब में जब चेक कीजिएगा तो आगे किताब में आपको कुछ ऐसा ये लोग दिखाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन है। अब फिर ये आपका लाइन ऐसे एकदम स्ट्रेट दिखाएगा, जो सिंगल धागा बन जाता है स्ट्रेट, तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन डीएनए ऐसा आपको दिखाया जाता है किताब में, है ना, वही चीज। अब बात जब डीएनए की उठी है तो डीएनए से थोड़ा सा और हम लोग बात कर ही लेते हैं, उसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए डीएनए में आपको पता होगा कि बेसेस पाए जाते हैं। डीएनए में आपका नाइट्रोजनस बेस मौजूद होता है। आप इसको सिंपल ऐसे समझिए कि डीएनए में नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपका प्यूरिन और एक होते हैं आपके पाइरिडीन। क्या होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पाइरिडीन। तो जो प्यूरिन है ये दो तरह के होते हैं। ये बेसिकली ना प्यूरिन और पाइरिडीन नाइट्रोजनस बेस के ग्रुप्स का नाम है। नाइट्रोजन के बहुत सारे बेस पाए जाते हैं, उनमें से दो ग्रुप का है, दो ग्रुप का नाम यहाँ मेंशन आपका, एक प्यूरिन होता है, एक पाइरिडीन होता है। प्यूरिन के अंदर दो चीज आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे एडिनाइन, एक एडिनाइन है, एक आपको मिलेगा थाइमिन। तो थोड़ा हम लोग इधर ले लेते हैं नहीं तो वो बेचारा नाराज हो जाएगा हम लोग से। एक हमारा दूसरा मिलता है थाइमिन, ठीक है। और यहाँ पेरिडीन का अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको दो मिलेगा, एक साइटोसाइन मिलेगा, एक आपको साइटोसाइन मिलेगा और एक आपको गॉनाइन मिलेगा। साइटोसाइन और गॉनाइन, सॉरी तो बोल थोड़ा सा एक तो मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को हम लोग सही करते हैं। मिस्टेक कुछ इस प्रकार का है कि एडिनाइन और गॉनाइन एक जगह पर है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा माफ करोगे। एडिनाइन और गॉनाइन ये दोनों प्यूरिन ग्रुप में होते हैं, और ये जो दोनों है साइटोसाइन और थाइमाइन ये दोनों आपका यहाँ पर होते हैं पाइरिडीन ग्रुप में। अब चूंकि डीएनए ही क्या बनाया है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर ये चारों बेस तो देखने को मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों बेस कौन से शक्ल में पाए जा सकते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि एडिनाइन जो है ये चला जाता है थाइमिन का साथ, ये उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्रोमोसोम में डीएनए के लिए चार बेसेस मौजूद है, तो एडिनाइन और थाइमिन आपको एक साथ दिखेंगे, जो कि आपको कौन सा शक्ल में दिखने वाले हैं, डबल बॉन्ड के साथ वो आपको दिखेंगे। चलिए अच्छी बात है, डबल बॉन्ड। और गॉनाइन और साइटोसाइन जो है ये एक साथ होते हैं, ये साथ में होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड से साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये हो गए डबल बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा इतना। डीएनए में दो तरह के नाइट्रोजनस बेस ग्रुप पाए जाते हैं, प्यूरिन ग्रुप है, पाइरिडाइन ग्रुप है। प्यूरिन में आपका दो तरह का दो पाए जाते हैं, एडिनाइन और गॉनाइन। पाइरिडीन में साइटोसाइन और थाइमिन। एडिनाइन और थाइमिन एक साथ होते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू, गॉनाइन और साइटोसाइन एक साथ होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। अगर यहाँ इसको हम बनाना चाहें तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं और थाइमिन का हम यहाँ टी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे डबल बॉन्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, कोई दुख तकलीफ का बात नहीं है इसमें।
और दूसरा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इधर आपको गोनाइन मिलेगा और साथ में साइटोसाइन मिलेगा। तो ये आपको ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से वो चलता रहेगा, 2 3 2 3 2 3 2 3 करके पूरा स्ट्रक्चर ही आपका रहता है, जो आपको किताब में देखने में बड़ा सुंदर दिखता है। इस तरीके से बनाया हुआ रहता है, इस तरीके से बना रहता है किताब में, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो बेसिकली यही है, वो एडेनाइन और थायमिन आपके साथ साथ होता है। समझ में आया इतना बात? चलिए अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में वापस आते हैं। हमने बात किया क्रोमोसोम में हमारा 2 स्ट्रैंड, डीएनए के 2 स्ट्रैंड से वो क्या आपस में रैप होके बना है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपस में कोइल्ड किए हुए हैं, तो उससे वो क्रोमोसोम बना है। तो सिंगल जो होता है, एक स्ट्रैंड का बात करें ना, 2 स्ट्रैंड है, तो 2 स्ट्रैंड में से जो एक सिंगल स्ट्रैंड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं बबुआ? क्रोमैटिड। इसलिए आपको किताब में लिखा रहता है कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। 2 क्रोमैटिड से मिलकर के क्रोमोसोम बना है। तो बोलने का मतलब यही है, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड को क्रोमैटिड बोलते हैं, और 2 सिंगल स्ट्रैंड जब आपस में इस तरीके से, इस अंदाज से कोयल हो जाते हैं, तब जाकर के वो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो हर एक स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रोमैटिड। इतना सारा बात है, बाहर का कवर पेलिकल, फिर अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, और इधर हमारा क्या मिलेगा आपको? क्रोमैटिड मिलेगा। इतना ठीक है। अब एक बात देखते हैं, हम लोग गौर फरमाते हैं कि क्रोमोसोम इतना सिंपल इस तरीके से नहीं रहता। क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम जो है सिंपल इस तरीके से नहीं रहता है। इसका मामला ऐसा है कि ऑलमोस्ट सेंटर में है ना, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे, जरूरी नहीं कि सिर्फ सेंटर में ही हो, ऑलमोस्ट सेंटर में, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट सेंटर में अंदर की तरफ हमें एक कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ये जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन शो करेगा। अब ये चूंकि हमें पहला कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, इसलिए इस कॉन्स्ट्रिक्शन का हम नाम रख देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोला मैंने? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको 1 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन भी आपका नाम दे दिया जाता है किताब में। वही बात है, प्राइमरी या 1 डिग्री। बात देखिए, क्योंकि हमें पहला देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इधर ये दोनों साइड है, इधर जगह ही नाम लिखे, सिर्फ उधर लिख रहे हैं। इस प्रकार देखिए एग्जाम में बनाने आता है इसे। अब जहां पे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वहां पे ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में इस तरीके का एक गोल प्लेट्स पाया जाता है, मतलब थोड़ा हल्का सर्कल या फिर ओवल शेप का बोल सकते हैं, अंडा सर्कल का जैसा, उस टाइप का यहाँ पर ऐसा गोलनुमा प्लेट पाया जाता है। और वो पूरा गोल नहीं रहता, थोड़ा अंडा का सर्कल होता है, ऐसा प्लेट पाया जाता है। वो कहाँ मिलता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के ठीक पास। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हमको मिला, अंदर तरफ कंस्ट्रिक्शन है, उसको हम नाम देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और वहां पे इस तरीके का जो सर्कल पाया जाता है, इस सर्कल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? बोलिए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, काइनेटोकोर। अरे बोला करो, डरते क्यों? एकदम बोलना जरूरी है, काइनेटोकोर, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। तो काइनेटोकोर कहाँ पाया जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास, याद रखिएगा। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के पास ही आपको काइनेटोकोर मिलेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आता है? चलिए, अच्छी बात है। तो इतना तो हो गया तांडव इसका। अब दूसरा तांडव ये देखने को मिलता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो हर क्रोमोसोम मिलेगा। नोट करिए ये बात लिखिए कि इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज फॉर्म। जितने भी टाइप्स का क्रोमोसोम है, हमने कितना पढ़ा है? टोटल 46 पढ़े क्वांटिटी में, यानी कि नंबर पेयर्स का बात करेंगे, टोटल 23 पेयर्स है। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के और 1 पेयर एलोसोम्स के, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मिलना ही मिलना है। पोजीशंस अलग हो सकते हैं, बट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ मिले, किसी में यहाँ मिले, वो पॉसिबिलिटी है, बट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का भी श्योरिटी है 100%। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कुछ क्रोमोसोम्स, सब में नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स में ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रिक्शन होता है। क्या बोला मैंने? समझ में आया कि कुछ क्रोमोसोम से देखा गया है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रिक्शन होता है, जो बेसिकली आपका यहाँ एंडिंग पॉइंट पे पाया जाता है। मैं ऊपर छोड़ के नीचे बना देता हूँ, चलेगा? अच्छा एक बात बताइए, ये वाला पार्ट आपने उतारा कि नहीं डीएनए वाला? नहीं उतारा, जैसे उतार लीजिए, इसको इरेज करते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं सेकंड कंस्ट्रिक्शन को। हो गया? मिटा दें? चलिए, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे ना, तो ये जो बच्चे शुरू से पूरे साथ साथ डायग्राम बना रहे थे उनका, तो कंप्लीट करें, उसके बाद आप बनाइएगा। देखिए, तो यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये ऐसा है,
ये आपको मिलेगा सही, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड कंस्ट्रक्शन। और जो सेकंड कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इसका जगह फिक्स है, ये आपको एंड पॉइंट पे ही दिखेगा मिलने के लिए। क्या बोला मैंने, एंड पॉइंट पे ही दिखेगा। अच्छा, जो एंड पॉइंट होता है क्रोमोसोम का उसको हम लोग टीलोमेयर बोलते हैं, याद रखिए। एंड पॉइंट, एक तो ऊपर में एंड पॉइंट मिलेगा, एक नीचे एंड पॉइंट मिलेगा। तो ऊपर में एक टीलोमेयर हो गया, नीचे भी एक टीलोमेयर आपका हो गया। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा वो टीलोमेयर से जस्ट नीचे मिलेगा, एकदम जस्ट, मतलब ठीक बगल में टीलोमेयर था, ठीक उसके नीचे में क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। चलिए अच्छी बात है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या फिर इसको वही बोला जाएगा 2 डिग्री कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रोमोसोम्स में ही पाए जाते हैं, सारे क्रोमोसोम्स में नहीं पाए जाते हैं। सारे क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से मिलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में मिलते हैं। समझ में आया था? तो हमने क्या बात किया कि डीएनए में 2 तरह का बेस है, एक प्यूरिडाइन ग्रुप है, एक पाइरिडिन ग्रुप है। प्यूरिन में 2 है, एक एडेनाइन, एक गुआनिन है। पाइरिडिन में 2 है, एक थायमिन है, साइटोसाइन है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंड आपका साइकिल इख्तियार कर लेता है, तो क्रोमोसोम का साइकिल बन जाता है आपका। उसमें क्या होता है कि एडेनाइन और थायमिन आपस में होते हैं डबल बॉन्ड के साथ। सब पूछ लेते हैं कि कौन सा बेस किसके साथ है, एडेनाइन किसके साथ पेयर में है, थायमिन के साथ है। बॉन्ड पूछे ना पूछे, बट ये जरूर पूछेगा कि एडेनाइन किसके साथ पेयर में होता है और गुआनिन किसके साथ पेयर में होता है। समझ में आया? चलिए, तो नोट कर लीजिएगा सारी बातें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सारा मामला खत्म। बाहर का जो इन्वेलप है क्रोमोसोम को, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेलिकन बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं, उसको बोलते ही। अंदर में जो गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अंदर जो मिलता है जेली के टाइप, जेली के बोल सकते हैं, जैसे शहद कैसा होता है, तो शहद काफी गाढ़ा है ना, उसी तरह से एक गाढ़ा पदार्थ यहाँ पे भी होता है, गाढ़ा लिक्विड है आपका, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा हर एक स्टैंड में हम लोग क्रोमेटिड बोल दिए हैं नाम। अच्छा ध्यान रखिएगा, हो सकता है जो किताब फॉलो कर रहे हो, किताब में क्रोमेटिड वर्ड की जगह पे क्रोमोनिमाटा वर्ड यूज किया। क्या बोला मैंने, है ना? हम बोल रहे हैं कि जो एक जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, तो बुक्स में क्रोमेटिड की जगह पे क्रोमोनिमाटा वर्ड का यूज किया है। देखो वो भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों में दोनों याद रखिए। अगर एमसीक्यू मत तो ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। और ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्रोमेटिड ही लिख आइए, कोई प्रॉब्लम का बात इसमें नहीं चलेगा, इतना सारा ठीक है। फिर हमने बोला कि ऐसा देखा गया है क्रोमोसोम्स के ऑलमोस्ट सेंटर में या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे एक आपको क्या मिलेगा, एक आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और जहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ थोड़ा सा इस सर्कल का थोड़ा ओवल शेप का प्लेट पाया जाता है, उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। दोनों साइड होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, ठीक है। ये हर क्रोमोसोम्स में मिलेगा फाउंड इन, इसको लिख लीजिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ठीक टीलोमेयर से ठीक थोड़ा सा नीचे मिलेगा, जस्ट नीचे, वहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है ना, यहाँ पे मिलेगा, हो सकता है यहाँ से टीलोमेयर ये भी है ना नीचे में, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हर क्रोमोसोम में नहीं मिलेगा। और एक बात और, बहुत से बच्चे दिमाग मार रहे होते हैं सर वहाँ पे काइनेटोकोर नहीं रहेगा, नहीं तो बाबू वहाँ पे काइनेटोकोर आपको देखने को नहीं मिलता है। काइनेटोकोर सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं देखने को मिलेगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास। अच्छा, जो काइनेटोकोर है उसको ना सेंट्रोमेयर भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है, सेंट्रोमेयर भी नाम दे दिया जाता है। अब एक बात यहाँ पे सेंट्रोमेयर की बात आई है तो बात कर ही लेते हैं, है ना? तो इसको सेंट्रोमेयर भी नाम दे दिया जाता है, दूसरा नाम दूसरा होगा, ये हम इसको काइनेटोकोर बोले थे ना इस स्टेप को, इसको सेंट्रोमेयर भी बोला जाता है, ठीक है, सेंट्रोमेयर भी बोला जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हम बोले कि जो क्रोमोसोम एक्चुअल में हमें दिखेगा माइक्रोस्कोप में, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कॉन्स्ट्रिक्शंस का, यही बेसिकली काइनेटोकोर है, या हम इसको बोल सकते हैं कि सेंट्रोमेयर है, ठीक है। तो जब भी सेल में क्रोमोसोम डिवाइड होगा, क्या बोला मैंने, जब भी सेल में क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो हम पढ़ेंगे कि स्पाइंडल फाइबर एक जनरेट हो सकता है, पतला रेशा है आपका, धागा है, वो जनरेट होता है, और वो क्या करता है, एक तरफ से आता है यहाँ पे अटैच होता है, और एक तरफ से आता है इस साइड पे अटैच होता है, दोनों अपोजिट साइड इसको क्या कहते हैं, एक्शन लगते हैं। तो क्रोमोसोम जो है फाइनली दो हिस्सा में अलग हो जाता है, हो जाएगा ना, उसको हम देखेंगे माइटोसिस में फाइनली अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आपको याद ये रखना है कि जो स्पाइंडल फाइबर जनरेट हो रहा है वो स्पाइंडल फाइबर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से अटैच नहीं होता, बल्कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में जो काइनेटोकोर मौजूद है, ये जो सेंट्रोमेयर है, उससे अटैच होता है। कहना का सही था, समझ आ गया? जो स्पाइंडल फाइबर जनरेट हो रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान, उनका मकसद ये है कि क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांट देना है।
तो किसमें वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन में यहाँ इस अंदर वाले हिस्से में अटैच नहीं करते, ये इससे अटैच कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। हाँ, आपको दिख रहा है जैसा ये दो स्ट्रक्चर काफी अलग दिख रहा है आपको, देखो तो अलग होता नहीं, हमने आपको दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा बनाया है। ये जो कैनेटो कोर है ये काफी अटैच होता है, इसलिए उसको खींचने से क्रोमोसोम दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो खैर इतना ही कहानी है आपका डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में, इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि नहीं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ पर पाया जाता है उसके बुनियाद पर हमने इसको कुछ पार्ट में बांट रखा है। तो सबसे एक नंबर अगर हम बात करेंगे तो मेटासेंट्रिक बोला जाता है। अगर लिखे है ना, लिखे इफ सेंट्रोमियर फॉर्म्स इन द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोला मैंने, इफ सेंट्रोमियर फॉर्म्स इन द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एकदम मिडिल में मिलता है, एकदम सेंटर में मिलता है, तो वैसा उस टाइप का जो क्रोमोसोम होगा उसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है, मेटासेंट्रिक। कैसा क्रोमोसोम, अगर ऐसा क्रोमोसोम है जिसका आपका जो सेंट्रोमियर है या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एकदम सेंटर में पाया जाता है, एकदम ठीक मिडिल में, वहां से इक्वल डिस्टेंस, नीचे से इक्वल डिस्टेंस, तो उसको आप क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक। दूसरा आता है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक हम लोग उसको बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर ऐसा क्रोमोसोम जिसमें जो सेंट्रोमियर है या तो वो मिडिल पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा, दोनों साइड मूव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। एक आपको मिलेगा और तीसरा भी लिखिए, तीसरा आपको और मिल सकता है टीलोसेंट्रिक। क्या बोला मैंने, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब वो जो सेंट्रोमियर आपको देखने को मिल रहा है ना कंस्ट्रक्शन से, वो यहाँ एंड पे ही मिलेगा। कुछ ऐसा था कल आपको देखने को मिलेगा, एक क्रोमोसोम था और दूसरा यहाँ पे यही आपको मिलेगा सेंट्रोमियर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अलग अलग शेप्स के क्रोमोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा शेप का क्रोमोसोम मिलेगा हमारे पास, क्रोमोसोम ऐसा शेप पे भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये कहाँ सेंटर में नहीं है तो सब मेटासेंट्रिक बोल सकते हैं। ये टीलोसेंट्रिक हो गया। अगर हम मेटासेंट्रिक का बात करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी है, मैं फिलहाल वही फोकस कर रहा हूँ आपको। तीन तरह का आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक टर्म्स पढ़ा होगा किताब में, होमोलोगस क्रोमोसोम, पढ़ा है कि पढ़ा है ना। हाँ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम आपका ऐसा है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर था आपका वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ठीक है, बिल्कुल आपका कहाँ है, सेंटर में मौजूद है। और एक और क्रोमोसोम है जो बिल्कुल इसी प्रकार का दिखता है आपका, उसका भी सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस, होमो के माने ही होता है एक जैसा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर में आपके जैसा है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का सेम नहीं है, बात ध्यान से गौर से सुनिएगा। दोनों क्रोमोसोम्स के पास अलग अलग जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उनको होमोलोगस इसलिए बोला गया है कि उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा, समझ में आएगी। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब है कि फिजिकली अपीयरेंस मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, ये बात दिखने में जुड़वा लग रहे हैं बट अंदर से दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला जाता है। जब मियोसिस हम पढ़ेंगे जिसमें बेसिकली हमको दो क्रोमोसोम्स को आपस में क्रॉसिंग ओवर कराना है ना, इसके पास अलग प्रॉपर्टी उसके पास अलग, दोनों के साथ मिला देंगे, तो उस केस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही आपस में आके क्रॉसिंग ओवर करते हैं, यानी कि वो क्रोमोसोम्स जिनका शकल एक जैसा होता है। तो यहाँ से इस बात को नोट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ओनली होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट्स इन पेयर, सिर्फ वही पेयर बनाते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक वाला क्रोमोसोम के साथ पेयर बना ले, ये नहीं हो, वो करना नहीं है उसको, अपने कैटेगरी का आदमी से ही करेगा। तो ओवरऑल मैंने जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन था इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ये हो गया है। ये आप डायग्राम काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारे नाम से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये एग्जाम में आता है और इस बार भी चांसेस है आने के। एक और स्ट्रक्चर है जो कि आपको नर्वस सिस्टम में देखेंगे, जो बेसिकली आपका न्यूरॉन का होता है, रिफ्लेक्स अर्क का होता है, वो देख लेंगे और कोशिश करेंगे आई का भी स्ट्रक्चर वो भी आपको बता देंगे। अगर ये 4 स्ट्रक्चर आप अच्छे से कर लेते हैं फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। वो 4 में से 2 आता है जिसमें से एक आपको लिखना होता है ना, तो आप 3 स्ट्रक्चर कर लीजिए, एक तो ऑप्शन रहेगा। एक इसका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए
आने वाले लेक्चर्स में आपको न्यूरॉन और रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, उन दोनों को भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम हो गया, सारा कहानी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है यही समाप्त करते हैं। ये सबसे पहले अपलोड होगा ये लेक्चर आपका, उसके बाद मैं उस लेक्चर को अपलोड कर दूँगा सेकंड लेक्चर, जिसमें मैंने बेसिकली आपको माइटोसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है और प्रोफेज के बारे में इन डिटेल बताया है। फिर जो थर्ड लेक्चर हमारा आएगा उसमें माइटोसिस टोटली खत्म हो जाएगा हमारा, इसमें मैं मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तीनों को कवर अप कर लूँगा। फिर उसके बाद एक फोर्थ लेक्चर लेंगे जो मियोसिस पे होगा। तो टोटल फोर्थ लेक्चर में हमारा पूरा सेल डिवीजन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई पॉइंट स्किप कर रहा हूँ, बस हाँ थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। समझ में आया सारा कहानी, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहे, हम मिलेंगे जल्द अपनी अगले वीडियो में। चलिए।